जौनपुर में टीडी कॉलेज के प्रोफेसर की गंदी करतूतों का वीडियो वायरल। छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने का बनाया दबाव। मामले में कार्रवाई के लिए छात्रों ने प्रिंसिपल को घेरा। हमीरपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर 2 लाख के सोने की चोरी। चोर ने ग्राहक बनकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। गाजियाबाद में सलाम होटल पर कस्टमर को थूक कर खाने परोसने का आरोप। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की शिकायत। वाराणसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट में यात्रियों ने किया हंगामा। यात्रियों के हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में गैर धर्म के युवक के साथ युवती को देखकर भड़के लोग। युवक के साथ की गई बदसलूकी वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में शपथ ग्रहण से पहले पार्षदों का हंगामा। मंच में जगह न मिलने पर जताई नाराजगी। आपस में हुई नोकझोंक। बागपत में गजेंद्र हत्याकांड को लेकर पीड़ित पक्ष के लोग थाने में घुसे। पुलिस पर आरोपियों को पकड़कर छोड़ने का आरोप। बागपत में नगर निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित महिला चेयरपर्सन पब्लिक के साथ जमकर नाची। शपथ लेने से पहले समर्थकों के साथ खुशी से झूमती नजर आई सुनीता मलिक। फतेहपुर के कोडरपुर के पास हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर बेकाबू होकर पलटी बस। बाल बाल बची बस सवार सभी 40 यात्रियों की जान। बस्ती में बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर। बस में सवार एक यात्री की मौत, 28 घायल। मेरठ में आंधी से बाथरूम की सेटरिंग टूटकर कार पर गिरी। बड़ा हादसा होते होते टला। अमरोहा में आंधी तूफान से किसान का गिरा मकान। मकान गिरने से हुई किसान की दर्दनाक मौत। कानपुर में पैर फिसलने से गहरे कुएं में गिरा अधेड़। पुलिस और दमकल कर्मियों ने अधेड़ को कड़ी मशक्कत के रस्सी के सहारे बाहर निकाला। वाराणसी के दशावधेश थाना क्षेत्र में बिजली के पोल में आग लगने से मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। खटीमा की शारदा नहर में गुरुवार देर शाम इनोवा कार गिरने से 5 लोगों की मौत। मृतका में महिला के साथ कार चालक और 3 बच्चे शामिल। अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में पुलिस और एसओजी की टीम अरेस्ट करके आजमगढ़ लेकर आई। बस्ती में महिला चेन स्नैचर्स के सक्रिय गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। दर्जनों वारदात में शामिल गैंग की 4 सदस्यों में से एक आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में 9 दिन से लापता बेटे का कोई सुराग नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने रोड किया जाम। उन्नाव में होटल विशाल पैलेस को किया गया सील। गैंग रेप के आरोप में शामिल थे होटल का मालिक। बदायूं में गैंगस्टर अमीर गाजी की 21,90,000 रुपए की संपत्ति जब्त। ढोल नगाड़ों के साथ की गई संपत्ति जब्त की कार्रवाई। जौनपुर में एक होटल में सिटी मजिस्ट्रेट ने मारा छापा। संदिग्ध हालत में पकड़े गए कई युवक और युवतियां। हत्या के मामले में गोंडा पुलिस और एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। 2020 में हुई थी हत्या के मामले में गिरफ्तार। साथी के साथ फतेहपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश शैलेश सिंह। धोखाधड़ी और मानव तस्करी के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में जिला प्रशासन ने गदनखेड़ा बाईपास स्थित होटल विशाल को किया सीज। और बीते सोमवार को इसी होटल में हुआ था नाबालिग के साथ गैंगरेप। मेरठ में रिटायर्ड दारोगा को बदमाशों ने मारी गोली। मॉर्निंग वॉक पर जाते समय मारी गई गोली। फिरोजाबाद में मामूली सी कहासुनी पर चली गोली। 2 लोग गोली लगने से हुए घायल। इलाके में सनसनी। कानपुर में जिलाधिकारी नेहा जैन ने अधिकारियों को लगाई फटकार। पीएम आवास के नाम पर पात्र लोगों से पैसा मांगने का आरोप। वाराणसी के सारनाथ में एक सिपाही समेत 10 के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला। 3 आरोपी सिपाहियों को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। लखनऊ में थाना चौक स्थित मस्जिद से हटाए गए लाउडस्पीकर। 30 मई तक जारी रहेगा अभियान। मैनपुरी में माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। कार्यक्रम को संबोधित करते समय सीएम योगी ने कहा, भारतीय रेल में माधवराव जी का बड़ा योगदान। माधवराव जी करते थे सकारात्मक राजनीति। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी योगी सरकार की जमकर तारीफ की। विकास के काम गिनाए। योगी राज में माफिया गुंडों के खिलाफ हुई कार्रवाई। माफिया बदन सिंह बद्दो पर बढ़ी इनाम की राशि। 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हुई इनाम की राशि। कई मामलों में आरोपी बद्दो 4 सालों से चल रहा है फरार। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई। 14 जुलाई को मामले में सुनवाई की अगली तारीख। उत्तराखंड में खराब मौसम चारधाम यात्रा में डाल रहा है खलल। बर्फबारी के चलते रोकी गई हेमकुंड साहिब की यात्रा। 29 मई तक प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का अलर्ट। बहराइच में नवनिर्वाचित 2 नगर पालिका 6 नगर पंचायत अध्यक्ष सदस्यों का हुआ शपथ ग्रहण। बहराइच सदर से सुधा देवी, नानापारा से अब्दुल वहीद और फयादपुर से विपिन श्रीवास्तव ने ली शपथ। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सपा का भाजपा पर हमला। सपा प्रवक्ता अमीक जवई बोले कि कमजोर पीएम साबित हुए हैं नरेंद्र मोदी।
अमरोहा में सैदन गली नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण से पहले चलाया नगर पंचायत में सफाई अभियान। कहा, नगर में सफाई व्यवस्था का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। फतेहपुर में नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष सहित 34 वार्ड के सभासद ने ली शपथ। एसडीएम सदर अवधेश निगम ने दिलाई शपथ। जालौन में नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता 25 सभासदों ने ली शपथ। मंत्री भानु प्रताप वर्मा और यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी रहे मौजूद। खेलो इंडिया कार्यक्रम में आए कैलाश खेर नाराज हो गए। मंच पर नाराजगी जाहिर की। ट्रैफिक जाम में घंटे तक फंसे रहने से नाराज दिखे कैलाश खेर। गाजीपुर के मीरनपुर सक्का गांव में चला बुलडोजर। चक रोड पर अवैध रूप से बनाए गए 12 मकानों को हटाया गया। चित्रकूट में 2000 के नोट को लेकर पेट्रोल पंप पर अनोखा फरमान। पेट्रोल मालिक ने नोटिस किया चस्पा। 1500 का पेट्रोल या डीजल भराने पर 2000 का नोट लिए जाने का फरमान। बुलंदशहर में लाउडस्पीकर को लेकर कार्रवाई। अधिकारियों ने उतरवाए कई लाउडस्पीकर। ध्वनि प्रदूषण फैला रहे लोगों पर एफआईआर भी दर्ज। प्रतापगढ़ में लाउडस्पीकर के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। कई धर्मस्थलों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर। 31 मई तक जारी रहेगा अभियान। दुधवा नेशनल पार्क में शुरू हो गई जंगली हाथियों की गिनती के लिए बनाई गई 46 टीमें। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री धामी ने साधु संतों से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। पौड़ी में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का ऐलान। 70% से ज्यादा अंक लाने वाले कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को मिलेंगे 600 से 1500 रुपए की स्कॉलरशिप। काशीपुर में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी। एक स्कूल कर्मचारी की मौत, कई बच्चे और शिक्षिका हुए घायल। नई संसद के उद्घाटन पर विपक्षी की सियासत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, सिर्फ विरोध करने के लिए किया जा रहा है विरोध। दुनिया कर रही है पीएम मोदी की तारीफ। देश में विपक्ष को ही है सिर्फ दिक्कत। उत्तरकाशी में गुलदार का आतंक। 3 जगहों पर अलग अलग घटनाओं से दहशत का माहौल। टिहरी इलाके में वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान निभा रहे देवदूत की भूमिका। यात्रियों का हाथ पकड़कर करवा रहे रास्ता पार। मोदी सरकार 2.0 के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा देश भर में महाजन संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। जनता से जनसंपर्क के लिए भाजपा ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर में बांटा है। सभी क्लस्टर्स की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों से लेकर स्थानीय पदाधिकारियों की टीम को दी गई है। इस महाजन संपर्क अभियान में कहीं कोई चूक न रह जाए, इसके लिए जिला कार्य समिति, मंडलीय कार्य समिति और क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठकें हो चुकी हैं। अभियान के माध्यम से शहरों के साथ ही गाँव, कस्बों, टोलों, मजरों तक पहुँचने के निर्देश है। उत्तर प्रदेश में 7 केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है, जिसमें अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, मीनाक्षी लेखी, आरके सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और रघुवर दास को भी एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। 6 कार्यक्रम होने हैं और विधानसभा स्तर पे 4 कार्यक्रम होने हैं। ये हमारा जो है कि 30 मई से लेकर और 20 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। वैसे तो ये अभियान पूरे देश में चलना है, लेकिन भाजपा का फोकस 80 सीटों वाले राज्य पर सबसे ज्यादा है। यूपी में भाजपा ने 2024 के लिए 80 सीटों का टारगेट सेट किया है। भाजपा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसी महीने महासंपर्क अभियान भी चलाने जा रही है और इस पर अखिलेश यादव के तंज भरे ट्वीट ने सियासत का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजनसंपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को न बुलाना पड़ता। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसलिए निराश व निष्क्रिय हैं। ये महाजनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। इस ट्वीट के बाद अखिलेश पर भाजपा ने चौतरफा हमला बोला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए भाजपा के महासंपर्क अभियान को महाविजय अभियान बताया। अखिलेश यादव जी अगर उनके सलाहकार अच्छे होते तो वह ट्वीट नहीं करते। उनकी पार्टी के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद, विधायक, मंत्री है नहीं है। भाजपा नेताओं ने अखिलेश के उस प्रश्न पर भी प्रहार किया जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसदों ने काम किया होता तो जनसंपर्क की नौबत नहीं आती। 14 में इनको बाहर किया, 17 में इनको बाहर किया, 19 में इनको बाहर किया और 22 में बाहर किया। ये जनता ने प्रमाण पत्र दिया। अखिलेश यादव से किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं। आपको बता दें कि 4 दिनों के बाद यानी कि 30 मई से भाजपा अगले 1 महीने के लिए महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दांव चला। मैनपुरी में उन्होंने न केवल माधव राव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया बल्कि सपा के गढ़ को भेजने की बिसात भी बिछा दी।
अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजनसंपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को न बुलाना पड़ता। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसलिए निराश व निष्क्रिय हैं। ये महाजनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। इस ट्वीट के बाद अखिलेश पर भाजपा ने चौतरफा हमला बोला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए भाजपा के महासंपर्क अभियान को महाविजय अभियान बताया। और वहीं देखिए, यूपी में मिशन 80 को साधने के लिए भाजपा ने सोशल मीडिया प्लान तैयार किया। 29 मई को लखनऊ में बड़ी वर्कशॉप बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सोशल मीडिया को मजबूत करने में जुटी है। मिशन 24 को साधने के लिए सोशल मीडिया के योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए 29 मई लखनऊ वर्कशॉप होने वाली है। इस वर्कशॉप में 600 से ज्यादा वॉलंटियर्स और इन्फ्लुएंसर्स शामिल होंगे। सोशल मीडिया के सहारे भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाएगी। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोशल मीडिया वर्कशॉप होगी, जिसमें उन कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा जो भाजपा के पक्ष में प्रचार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस वर्कशॉप के उद्घाटन में सीएम योगी और यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हो सकते हैं। यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा कमल खिलने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 80 के 80 संसदीय क्षेत्रों में मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाजपा की 80 सीट पर जीत के दावे पर विरोधियों ने किलेबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा देश भर में 100 सीट ही जीत पाएगी। ये भाजपा का अहंकार और डर बोल रहा है। उनका डर बोल रहा है कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे और अहंकार बोल रहा है। सच्चाई तो ये है कि पूरे देश में भारत को 100 सीटें मिलना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के लिए एडवांस में सोशल मीडिया आर्मी तैयार की जा रही है, जो सरकार की उपलब्धियों को बताएगी और विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। उत्तराखंड में मौसम के बदलाव से टेंशन बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है। तेज बारिश और भारी बर्फबारी की वजह से एक बार फिर से हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोक दिया गया है। लगातार बर्फबारी की वजह से 2 दिन से यात्रा रोकी गई है। यात्रा के पड़ाव में 1200 सिख यात्री मौसम के सही होने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं सेना के जवान बर्फ हटाकर पैदल मार्ग खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम में जुटे हैं, क्योंकि इस साल भयंकर बर्फबारी की वजह से अटलाकोड़ी से लेकर हेमकुंड साहिब तक करीब 6 फीट तक बर्फ जमी है। खराब मौसम की वजह से 17 मई तक यात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही जो हमारा ट्रैक रूट है, वहाँ पर लगातार हमारी फोर्सेज तैनात हैं। जो ग्लेशियर पॉइंट्स हैं यहाँ पर, या फिर जहाँ हमारे पत्थर गिरने के पॉइंट्स हैं, जहाँ पर कोई हादसा होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी तरफ मौसम ने चारधाम यात्रा में भी खलल डाल दिया है। केदारनाथ मार्ग पर ग्लेशियर टूटने की वजह से रास्ते में फिसलन का खतरा बना हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। यात्रा के पड़ाव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर यात्रियों की मदद कर रहे हैं, ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। 2024 के लिए भाजपा महामंथन करने जा रही है। पीएम मोदी भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड लेंगे। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल बाकी है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी चुनावी पिच पर उतर गए हैं। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में विकास योजनाओं की जानकारी ली जाएगी। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने राज्य का रिपोर्ट कार्ड पीएम को देंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। 28 मई को भाजपा के सभी नेता पहले नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 2024 की तैयारी को लेकर पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे। 28 मई से पहले 27 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में सीएम धामी उत्तराखंड के सरोकार की बात करेंगे। इसके साथ साथ नीति आयोग से हम ये भी अपेक्षा करेंगे कि उत्तराखंड जैसे जो हमारे हिमालयन राज्य हैं, अन्य राज्यों के हिमालयन राज्यों के लिए और खासतौर से उत्तराखंड राज्य के अंदर। कुल मिलाकर भाजपा पूरी तरह चुनावी मैदान में उतर गई है। केंद्र में हैट्रिक लगाने के लिए मेगा प्लान जमीनी स्तर पर उतारने की तैयारी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। अब सभी मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। अब राम जन्मभूमि केस की तरह शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ट्रायल हाईकोर्ट में होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर किए हैं और निचली अदालत से सभी 7 मुकदमों की पत्रावली तलब की है। दरअसल श्री कृष्ण विराजमान मंदिर की तरफ से सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर याचिका दाखिल हुई थी, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर करने के बाद मथुरा जिला अदालत से रिकॉर्ड मांगे हैं। अब ये साफ है कि मथुरा कोर्ट में दाखिल सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई होगी। 7 केस हाई कोर्ट में तब्दीली कर दिए गए। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है उनका, क्योंकि राम जन्मभूमि की तरह ये डे टू डे सुना जाएगा और सुनना भी चाहिए। आपको बता दें कि मथुरा की जिला अदालत में इस विवाद से जुड़ी कई याचिकाएं दाखिल थी।
ये पुराना विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ था, जिसमें 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। अभी श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन और शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। ऐसे में हिंदू पक्ष ने अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए सारी जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने की मांग की है। यूपी में आज 6 नगर निगम के मेयर ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन मेरठ में शपथ ग्रहण समारोह में महाभारत छिड़ गई। मेरठ के सीसीएस में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण चल रहा था। इसी दौरान भाजपा पार्षदों ने वंदे मातरम का गान शुरू कर दिया। एआईएमआईएम के पार्षदों ने इसका विरोध किया और बैठे रहे। इसी दौरान बीजेपी और एआईएमआईएम के पार्षदों के बीच तू-तू मैं-मैं भी हुई। नौबत मारपीट तक आ गई। इस घटना पर भाजपा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बेहद तल्ख नजर आए। भारत के संविधान के नाम पर उनको शपथ लेनी है और भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर उल्लिखित वंदे मातरम को गायन करने में उन्हें हिचक है। किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनको भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना होगा। शपथ ग्रहण समारोह में पार्षद और कार्यकर्ताओं से मारपीट के मामले पर एआईएमआईएम के तेवर भी बेहद तल्ख हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा जबरदस्ती वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये बोलते हैं कि वंदे मातरम दोबारा होगा, वो विवाद चाह रहे थे साहब। हम नहीं, तो इसका संवैधानिक गीत है क्या साहब? हम राष्ट्रगान बोलेंगे, हम जय हिंद बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, हम नहीं गाते वंदे मातरम। मेरठ ही नहीं, वाराणसी में भी मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ। समारोह में भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए थे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जब उन्होंने जाने से रोका तो हंगामा हो गया। हालांकि नवनिर्वाचित मेयर अशोक तिवारी के हस्तक्षेप के बाद कार्यकर्ताओं को जाने दिया गया और मामला शांत हुआ। सीएम योगी के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार धार्मिक स्थलों पर तय मानकों से ज्यादा आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर्स के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद कुछ महीनों तक तो प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स की आवाज कम रही, लेकिन अब कई जगहों से फिर तेज आवाज की शिकायत मिलने लगी है। लाउडस्पीकर्स की इसी बढ़ी हुई आवाज पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने फिर से एक्शन शुरू कर दिया है। 16 मई से 31 मई तक यूपी में लाउडस्पीकर हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रतापगढ़ में 192 लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया गया है और 145 लाउडस्पीकर्स को उतारा गया है। बाराबंकी में 70 लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कराई गई और 27 सार्वजनिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स उतरवाए गए। अलीगढ़ से 912 लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कराई गई और 183 लाउडस्पीकर्स को हटाया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। रात के समय लाउडस्पीकर की आवाज 35 डेसिबल और दिन के समय 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें राज्य सरकार थोड़ी राहत दे सकती है और आवाज को 55 डेसिबल तक बढ़ाने की इजाजत दे सकती है। आमतौर पर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर 100 से 120 डेसिबल तक की आवाज पैदा करते हैं। जहां कहीं भी मानक के विपरीत कोई भी लाउडस्पीकर लगा हुआ है उसे उतरवाया जा रहा है तथा वॉल्यूम भी निर्धारित सीमा के अंदर करवाई जा रही है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर्स की आवाज पर आदेश जारी किया था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उस संसद भवन की पहली झलक, जिसके लिए पूरे देश में सियासी तकरार चल रही है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का शानदार नजारा दिख रहा है। संसद भवन के हॉल में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को नाचते हुए आकार दिया गया है, तो राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की आकृति दी गई है। संसद के नए भवन में एक बार में 1200 से ज्यादा सांसदों के बैठने की सुविधा है, जिसमें 888 सांसद लोकसभा में बैठ सकते हैं और 384 सांसद राज्यसभा में बैठ सकते हैं। नया भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है, जिसे 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। 4 मंजिला नए संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। पीएम मोदी संसद का उद्घाटन दोपहर को 12 बजे करने वाले हैं। उससे पहले ही सुबह 7 बजे से हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को दरकिनार करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई संसद का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि हम जानते हैं ये याचिका क्यों दायर की गई है। आप इस बात के आभारी रहें कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे। कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि इस तरह की याचिका अनुच्छेद 32 के तहत कैसे दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोला था, ये कोर्ट का काम नहीं है, इसलिए हम लोग ऑर्डर पास नहीं कर सकते बोला। लास्ट में कोर्ट ने बोला मैं हम लोग डिसमिस कर रहा हूँ बोला था। मैंने बोला डिसमिस नहीं करना है, डिसमिस करे तो बहुत लोग सोचेगा सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया। 28 मई को प्रधानमंत्री देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और इसी संसद भवन में प्रधानमंत्री सेंगोल को भी स्थापित करेंगे। उसी दिन इस सेंगोल को मदुरई अधिनियम के 293 प्रधान पुजारी की तरफ से पीएम मोदी को भेंट किया जाएगा। मदुरई अधिनियम के प्रधान पुजारी श्री हरिहर देसिका स्वामीगल ने पीएम मोदी की सराहना की। कहा कि नरेंद्र मोदी को साल 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में लौटना चाहिए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को दरकिनार करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है कि भाजपा ने मान लिया कि अब सत्ता को सौंपने का वक्त आ गया है। सेंगोल पर अखिलेश के सवाल का भाजपा ने करारा जवाब दिया। कहा कि सेंगोल का संसद भवन में दिखाई देना गौरव की बात है। सेंगोल जो सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक स्वरूप जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था तो उनको वह सौंपा गया था, लेकिन चूंकि पुष्टिकरण की राजनीति के कारण से उसको छिपा दिया गया। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है। विपक्ष इसी को मुद्दा बनाकर राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग कर रहा है। यही वजह है कि तकरीबन 20 दलों ने उद्घाटन समारोह के बाइकॉट का फैसला किया। विपक्ष की बाइकॉट मंडली से सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने तीखे सवाल पूछे हैं। समर्थन में जो लोग, कल यही लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट क्यों दिया महामहिम राष्ट्रपति वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जी, यही लोग सवाल उठा रहे थे। जाहिर तौर पर उद्घाटन को मुद्दा बनाकर विपक्ष 2024 की चुनावी पिच तैयार कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।